तो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से देख लेते हैं, कितना तुम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में। वेरिएबल क्या होता है शिवम? अंकुर बताओ, वेरिएबल क्या होता है? हाँ, वो तो हिंदी हो गया। क्या होता है? जैसे कि कोई ABCD रहेगा, उसे वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, जैसे कि 3A + 3B, ये इसमें वेरिएबल हो गया। चार क्या होता है? चार सर ABC XYZ होता है, या चार 3 4 5 होता है। नंबर होता है कि एबीसी होता है? नंबर होता है, डिजिट होता है कि एबीसी होता है? चार में डिजिट होता है, चार में XY कुछ भी ले लेता है, XYZ कुछ भी। जो 3X हो गया तो 3। सोनम बताओ, वेरिएबल क्या होता है? नंबर्स होता है। सुमन? इसका वैल्यू निकाल। अरे तुम लोग इतना बेसिक चीज नहीं बता पा रहे हो। स्टेटिस्टिक्स में हम क्या चीज का स्टडी करते हैं? डेटा, नंबर्स। और जब आप वेरिएबल की बात करते हो तो आप उस क्वांटिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो जिसको आप नंबर्स में प्रेजेंट करते हो और जिसकी वैल्यू इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है। अब जैसे हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइस। तो प्राइस आप अगर कंसीडर करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या चीज़ के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अब जैसे अगर हम वेरिएबल प्राइस का ले रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों का जब प्राइस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, लैपटॉप का प्राइस, मोबाइल का प्राइस। तो हमने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम रखा हमने, क्या चीज़? प्राइस, कीमत। लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरी करना, चेंज होना। और चेंज कैसे होगा? जब आपका ऑब्जर्वेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब जैसे आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन भी क्या है? महंगाई एक वेरिएबल है। तो महंगाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी? चेंज होगी। जीडीपी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपका, आप टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, एग्जाम का मार्क्स आएगा, स्कोर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम के मार्क्स की बात करें तो अब यहाँ पे मार्क्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल को हम कंसिडर करते हैं कि वो आपका क्वांटिटी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन इसकी जो वैल्यू है क्या होगी? चेंज होगी। याद रखना। चलो, वेरिएबल कितने तरह के होते हैं जरा बताना मुझे। कौन कौन सा? हाँ, वेरिएबल तो चर ही होगा ना। वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़े हो? कंटिन्यूस वेरिएबल पढ़े हो? अरे स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं। वेरिएबल पढ़े ही नहीं हो? फ्रीक्वेंसी पढ़े हो? तो फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए तो वेरिएबल कैसे नहीं पढ़े? हो ही नहीं सकता है। अरे डिस्क्रीट सीरीज नहीं पढ़े हो? कंटिन्यूस सीरीज नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो वहीं से मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्क्रीट वेरिएबल, जब सीरीज पढ़े हो तो सीरीज से पहले तो वेरिएबल पढ़ोगे, वेरिएबल से ही तो सीरीज बनेगा। चलो ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है वही बताओ। फ्रीक्वेंसी हो हाँ, और इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है, हाँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताओ डिस्क्रीट सीरीज का। जैसे सर बच्चों का मार्क्स,
और सर एम्प्लॉय सैलरी ऐसे ही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो पढ़े हो ना? हाँ। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बताओ। नंबर। नंबर? कौन सा नंबर? ग्रुप ऑफ नंबर है। ग्रुप ऑफ नंबर। जो बारंबारता को प्रदर्शित करता है। तो वो तो हिंदी हो गया। फ्रीक्वेंसी बारंबारता होता क्या है? बारंबारता बार बार रिपीट बार बार रिपीट हो। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि सर इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं। हाँ, इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? कुछ एग्जाम्पल बताओगे? सर जैसे कि 10 से लेके अभी एग्जाम रिजल्ट है तो 10 से 20 नंबर के बीच में कितने हम बच्चे हैं। जैसे हमारे क्लास में अभी हम लोग 5 है ना, 5 बच्चे लिख दिए 1 2 3 4 टेक्स्ट में आ गए और हम लोग का नंबर लिख दिए या नंबर ही लिख दिए तो नंबर जो है वो कितना सबसे ज्यादा है वो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा और हम लोग आ जाएंगे इसमें टेक्स्ट में आ जाएंगे। ये होता है। क्या होता है सुमन फ्रीक्वेंसी? सर जैसे फ्रीक्वेंसी 5 है तो उसमें कितने बच्चे से 3 बच्चों का 5 मार्क्स आया है तो ये फ्रीक्वेंसी। तो 3 बच्चों का 5 मार्क्स आया है तो फ्रीक्वेंसी 3 है कि 5 है? 5 है सर। 5 होगी 3 बच्चों का 5 मार्क आया नहीं नहीं फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 बच्चे हैं बारंबारता दिख रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? आप सही बता रहे हो लेकिन कैसे तुम्हारा गलत था, ठीक है? कैसे बताओगे? 5 होगा सर। ना 3 होगा 3 होगा। अरे 50 की मतलब कितना नंबर है 3 लड़कों का आया तो बारंबारता सबसे ज्यादा कौन है 3 ही है तो फ्रीक्वेंसी में 3 आएगा। फ्रीक्वेंसी जैसे एक वर्ड यूज करते हो ना, फ्रीक्वेंटली। जैसे मान लो तुम लोग को कभी बहुत बढ़िया खाना खाने का मन कर दिया और पूरे दिन तुम घर पे खाना नहीं खा रहे हो, सुबह नाश्ता भी करना है तो रेस्टोरेंट में चले गए, दोपहर का लंच भी करना है तो रेस्टोरेंट में चले गए, इवनिंग का स्नैक्स भी करना है तो और डिनर करना है तो कितनी बार गए? 4 बार वो बारंबारता हो गया वो तो रेस्टोरेंट में जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 सुबह में, दोपहर में, शाम को। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन हम देख रहे हैं कि आप कितनी बार वहां पे जा रहे हो। किसी स्कूल के बच्चों का हम एक टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो स्कोर है कितने बच्चे लेके आते हैं। हो सकता है कि सेम स्कोर 1 2 3 4 5 7 बच्चे लेके आए, तो वो पर्टिकुलर नंबर कितने स्टूडेंट ने ले आया वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर या फिर वैल्यू डेटा में कितनी बार रिपीट हो रही है, उसका रिपीटेशन क्या है। हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ सीरीज, या फिर डेटा कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, वो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अलग है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा हूँ। नेहा आवाज आ रही है? बता देना। नेहा और आदर्श, जहाँ पे दिक्कत होगा कॉल मैसेज कर लेना तुरंत। बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट लिख देते डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, नाश्ता बांट रहे हो। तुम लोग को क्लासिफिकेशन सीरीज का सब बताया गया होगा ना?
इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी भी तो बताया गया होगा ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया होगा। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर एक क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, और उनके जो मार्क्स हैं हम रिप्रेजेंट करें कि कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स लेके आया है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि इंडिविजुअली हम यहाँ पे उस बच्चे का नाम लिख दें और यहाँ पे उसका जो स्कोर है वो लिख दें। तो मान लो यहाँ पे नाम में मैं ABC ले लेता हूँ, ठीक है, ABCDEF, ये नाम हो गया। ये बच्चा मान लो 20 नंबर का हमने टेस्ट लिया, ठीक है, 20 मार्क्स का, तो कोई 10 लाया, कोई 12 लाया, फिर कोई 10 ला रहा है, फिर किसी का 13 आ गया, किसी का 15 आ गया, किसी का 12 आ गया। अब ये बताओ कि इंडिविजुअल सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है, कौन सा है? इंडिविजुअल है। क्यों? पर्टिकुलर व्यक्ति का मार्क्स, क्योंकि इंडिविजुअली हमने सबका यहाँ पे स्कोर रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे मैं इंडिविजुअली रिप्रेजेंट न करके मैं एक दूसरा टेबल बनाता हूँ जिसमें एक तरफ स्कोर लिख देता हूँ और दूसरे तरफ मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे जो बच्चा जितना नंबर लाया इंडिविजुअली हमने सबका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब जैसे इसमें कितने स्कोर हैं? 10, 12, 10, 13, 15, यानी 10 है, 12 है, 13 है और 15 है। टैली मार्क्स तुमने पढ़ा होगा, बनाते हो ना, तो टैली मार्क्स से आप काउंटिंग करते हो कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मैं टैली मार्क्स नहीं बता रहा हूँ और मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 कितनी बार आया है इस टेबल में? 2 बार। तो क्या हम कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है। 12 कितनी बार आया है? 2 बार। 13, 15, टोटल कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6। क्या यहाँ पे हमने 6 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6, करेक्ट है। अब ये जो आपने टेबल बनाया, ये टेबल कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज का है, ठीक है। तो अब इसी को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल के जो डेटा है वो कितनी बार वो रिपीट हुए हैं। तो हमने कहा कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज को आप साइड बाय साइड प्लेस करते हैं कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है आप उसको साइड बाय साइड उसके फ्रीक्वेंसी के साथ लिख के एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल है जहाँ पे वैल्यूज और उसके एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी, वैल्यूज और उसके एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को आप साइड बाय साइड प्लेस करके लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैं कहूं कि जो आपका स्कोर है, स्कोर की एक ग्रुपिंग कर देता हूँ, 0 से 5 या 10 कर लेते हैं, 2 ही बनेगा, ठीक है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और यहाँ पे इसकी मैं फ्रीक्वेंसी दिखाऊं तो 0 से 5 में कोई है? नहीं है। 5 से 10 में 2 है। तो अब ये यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा अगले वाले में? तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2,
15 से 20 में एक है, ये दो है सर, दो है। फ्रीक्वेंसी क्या है 15 से 20 में? एक ही है, एक है। 13 कॉम्बिनेशन एक ही है, एक है। 10 से 15 वाले में कितना तुमने बताया? दो। 2। कौन कौन सा? केवल 10 2। नहीं नहीं सर, 10 से 15 वाले में 3 होगा ना, 15 को भी लेंगे, 10 को भी लेंगे। तो 15 को अगले में देंगे ना। 10 वाला भी तुम्हारा इसी में आएगा, 12 भी इसी में आएगा, 13 भी इसी में आएगा, अब 5 होगा, और 15 वाला फिर अगले में देंगे। अगले में जाएगा। 5 होगा सर, तो अब बताओ कितना हुआ? 5, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 12 भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे एक 13, ठीक है, 15 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे टोटल करो 6 है, करेक्ट है। अब ये सीरीज कौन सा है? कंटिन्यूअस है। क्यों? हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी कि एक पर्टिकुलर रेंज में, क्लास इंटरवल में कितने फ्रीक्वेंसी हैं, इस रेंज में कितने स्टूडेंट का मार्क्स आए हुआ है। तो 0 से 5 में कोई नहीं है, 5 से 10 में भी कोई नहीं है, 10 से 15 में तुम्हारा यहाँ वाले से देख लो, 1 2 3 4, और एक यहाँ लास्ट वाला 5, और 15 से 20 में ये 15 वाला है, तो 15 तुम्हारा इस वाले में नहीं आके किस में, अगले वाले क्लास में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। पढ़ाई नहीं हो रही तुम लोग की? तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की चर्चा कर रहे थे। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जो भी वैल्यूज होंगे क्या होंगे? कंप्लीट नंबर्स होंगे, कंप्लीट डिजिट होगी, फिर जो उनकी वैल्यूज होंगी वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब जैसे हम बात करें कि एक फैमिली है, उस फैमिली में काउंट करें कि कितने लोग हैं, तो ये कंप्लीट डिजिट में आएगा कि फ्रैक्शन में आएगा? ये तो नहीं होगा ना कि 2.5 बच्चे हैं या फिर 3.5 बच्चे हैं और 5.5 लोग हैं। या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे। 7.5 और 5.5 जैसा नंबर तो आप नहीं बताओगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यूज आपके कंप्लीट डिजिट में होती है, फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? अब ये फ्रैक्शनल वैल्यूज भी ले सकता है, यानी वो वेरिएबल जहाँ पे हम अब हर तरह के वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो या फिर डेसिमल हो या फिर कंप्लीट नंबर हो, सब आ जाएंगे। तो 5.5, 7.5, 5.1, 5.7, हर तरह के वेरिएबल इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो अब इंडिविजुअल सीरीज तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीरीज यहीं से निकल के आते हैं, तो अब यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये वाला जो पहला टेबल आपने देखा, ये वाला कौन सा था? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब ये आता है बेसिकली स्टैटिस्टिकल सीरीज का मीनिंग। फिर स्टैटिस्टिकल सीरीज में 3 आप डिवीजन करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हालांकि स्टैटिस्टिकल सीरीज का भी क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये हम जो अभी क्लासिफिकेशन बताए हैं ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कि वो सीरीज किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इंडिविजुअल में हर एक इंडिविजुअल का नंबर हमने दिखाया, यहाँ पे हमने उसके फ्रीक्वेंसी के साथ दिखाया कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में आप इसकी ग्रुपिंग करते हो। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई इंडिविजुअल सीरीज में कि अगर सबका हम इंडिविजुअली दिखाएंगे तो कैलकुलेशन में या फिर अगर डेटा बहुत ज़्यादा
बड़ा है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो उसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है वो रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे स्कोर लिया हुआ है, तब ध्यान दोगे यहाँ पे हम इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं? किसी का नंबर अगर 11 आया तो फिर यहाँ पे आप दिखा दोगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में कौन सा स्टूडेंट कितना नंबर लाया आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और डिस्क्रीट में हमने कहा कि पूर्ण संख्या कंप्लीट डिजिट को ही रिप्रेजेंट करते हो। तो अब जैसे यहाँ पे 0 से 5 है और यहाँ पे 5 से 6 है, कंटिन्यूटी है 5 और फिर 5 के बाद यहाँ पे 10, फिर 10 के बाद। तो अब यहाँ पे कहीं पे हमने ब्रेक पॉइंट नहीं देखा, ब्रेकेज नहीं देखा, यानी कोई भी नंबर अगर होगा तो किसी न किसी ग्रुप में एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है कुछ डिमेरिट्स हैं, तो अब ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें स्क्यूनेस डिस्कस करना है तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया। बाद में कुछ चीज़ें होंगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप्स ऑफ सीरीज तुम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे। स्क्यूनेस क्या होती है? तो अब जो तुम्हारे पास डेटा है, इस डेटा को अगर रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ के माध्यम से तो कुछ ना कुछ इसका शेप आएगा, ठीक है। तो जो शेप आता है उस शेप को हम एक क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉइन है, ठीक है, सिक्का है। तो सिक्का जब आप टॉस करोगे, कॉइन टॉस करोगे, तो हेड और टेल दो ही चीज़ें हैं। हेड के भी आने की पॉसिबिलिटी है और टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो जब आप इनको, जब आपने कई बार इसको टॉस किया तो हर बार या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसी में से कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, तो ये वैल्यूज आपके रिपीट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम किसी भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी को जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से कौन सा नंबर या फिर जो भी वैल्यू है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में हम इसको देखते हैं। इसके बाद जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व यानी जब डायग्राम इसका बनाएंगे तो कुछ ना कुछ इसका शेप आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक शेप आपका जनरली जिसको हम कहते हैं वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ किया जाता है। अब इसमें ये जो शेप है ध्यान से देखना, कुछ बेल शेप का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यहाँ से ये कर्व ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ आया और फिर ये एक्स एक्सिस के समानांतर ये स्प्रेड हो रहा है। इस कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा जाता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड तुमने पढ़ा है, ठीक है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है? हाँ, माध्य का क्या होता है? हाँ, तो होता क्या है? मीन तो तुम्हारा एवरेज हो गया, ठीक है। जो टोटल है, टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो तो तुम्हारा एवरेज आता है, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू है कि ऑन एन एवरेज या फिर
वो वैल्यू पूरे आपका डेटा में किसके अराउंड मूव कर रही है। जैसे स्पीड का आप एवरेज निकालते हो ना, तो स्पीड आपका कम और तेज भी होगा, लेकिन एवरेज स्पीड एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करेगा ऑन एन एवरेज किस गति से आपने जो दूरी है वो तय किया। हाँ, मीडियन क्या होती है, वो पूरे डेटा में जो अगर हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट करें तो वो वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू होगी। समझ रहे हो ना। और मोड क्या होगा, हाँ जिसकी संख्या ज्यादा क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की ज़्यादा है, यानी कोई वैल्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कितनी बार वो रिपीट हुआ है वो मोड है, या फिर वो नंबर मोड है। रिपीटेशन। मतलब हम कहें कि मान लो उस सीरीज में 5 10 बार आया है, तो 10 मोड है कि 5 मोड है। 5 जितनी बार रिपीट हुआ है वो मोड है। सर 5 है। सब तुम लोग का गोलमाल है। जी सर, सर एक बार रिवीजन की अभी उनकी है। मेरे को सर मारिए, थोड़ी मेरे को सुधारिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं। तो मोड वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, तो जो सबसे ज्यादा बार कह रहे हो ना, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई और वो नंबर मोड हो गया। आगे बात समझ में ना, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हो, तो अब किसी डेटा में ये बताओ कि मीन मीडियन मोड जब कैलकुलेट करोगे तो क्या इन सब की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी। कुछ डिफरेंस होगा, मैक्सिमम सेम अलग अलग होती है। कुछ पॉइंट हो सकता है। क्या लगता है, सर तीनों में एवरेज निकालना रहता है। क्या मेन मीडियन मोड इक्वल हो सकते हैं। नहीं सर, नहीं हो सकता। तो चांस कम है, हो सकते हैं लेकिन कोई चांस कम नहीं। हो सकता है। हो सकता है। हो ही नहीं सकता कभी। पढ़ो कुछ। तुम लोग बताओ जी, ऑनलाइन वाले, मीन मीडियन मोड इक्वल हो सकता है। ऋतुराज बोल रहा है नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ना कि जो आपके नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, या फिर डेटा किस तरीके का है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बस ये समझ लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कर्व है, और बेसिकली ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है जहाँ पे ये डेटा के रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो एरिया अंडर कर्व आप निकालते हो, तो पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप एरिया निकालते हो, कैसे सेम नहीं होता है। हाँ, तीनों का अगर मान निकला जाए तो अलग अलग ही आता है। तो वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना, वो कहीं ना कहीं सिमिलर भी हो सकते हैं और ग्राफ बनाएंगे तो उसमें थोड़ा मुमकिन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ऐसे कर्व को कहते हैं जो बेल शेप्ड में होता है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया अंडर कर्व निकालते हो तो वो पूरे 100% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब आप इसको बीचों बीच डिवाइड करते हो, और डिवाइड करके जब फोल्ड करोगे, तो ये जो एक पार्ट है लेफ्ट साइड का, वो राइट साइड वाले पे पूरा ओवरलैप होगा। ठीक है, यानी जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि जितना पार्ट आपका इस सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड में है उतना ही आपका राइट साइड में होगा। तो ऐसे कर्व को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं।
ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब समझ में आ रहा है, ये बेल शेप्ड आपका एक कर्व है जहाँ पे जो 100% डेटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे एरिया अंडर कर्व के माध्यम से। अब इसमें अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग हम एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग हम डिस्टेंस पॉइंट कवर करते हैं तो वो कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो अभी ये पूरा अगर हम एरिया कवर करते हैं तो पूरा एरिया क्या कंसिडर करेगा कि आपका जितना भी डेटा है, जितना भी आपका वैल्यूज है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, यानी 100% नंबर को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम अदर्स क्या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर देते हो क्या फटाक से? क्या लिखे हो? मिड और मॉडेम अलग अलग अवधारणाएं हैं, इसलिए वे इक्वल नहीं हो सकते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर उपकरण है जो इंटरनेट से जुड़ता है। भाई मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, आदर्श कभी क्लास में आओ, ठीक है, क्लास में आओ, बैठो, ठीक है। ऑनलाइन भी कर रहे हो तो कम से कम समझो कि मैं पूछा क्या हूँ। मैं मेन, मीडियन और मोड पूछा हूँ। मॉडेम तो कंप्यूटर के डिवाइस है, मुझे भी पता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है। हाँ, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तुम कहाँ से कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन बता रहे हो? हाँ हाँ, मिड का मतलब माध्यमिक या माध्यम हो सकता है जिसका उपयोग संदर्भ के आधार पर विभिन्न चीजों के लिए किया जाता है, इसलिए आप इन दोनों को तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि समान नहीं है। नहीं कर सकते भाई, एक कंप्यूटर की चीज है, स्टेटिस्टिक्स की चीज है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात कर रहे हो और यहाँ पे हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर नहीं जा रही है क्या? पता नहीं मॉडेम कहाँ से पढ़ रहा है। हाँ नेहा ऋतुराज, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गूगल सर्च किया हुआ तुरंत भेज दिया। हाँ, ये चैट जीपीटी मिल गया ना तो बस टाइप कर दो और निकाल दो कुछ भी। चलो ध्यान दो इधर। देखो ऋतुराज सर, आप कंप्यूटर पढ़ाइए, भाग जाओ यहाँ से। चलो अब जो लिंक मैंने तुम लोग को भेजा है वो लिंक ओपन करो सभी लोग अपने मोबाइल में। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अब डेटा के अकॉर्डिंग जो ये शेप है वो वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन, मीडियन और मोड होता है वो तीनों इक्वल होता है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। क्या चीज? मीन। तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स बार से ना। मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाँ, मोड को मीन, मीडियन, मोड। मीडियन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एम से, कैपिटल एम, और मोड को जेड से। क्लियर है? तो एक्स बार ही है ना मीन। एक्स बार, एम और जेड, ये तीनों इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है। नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा तो उस केस में ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं समझ में आया होगा तो अलग से कभी पूछ लेना, बाकी अभी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना चल जाएगा काम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं अलग अलग शेप की चर्चा कर लेता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा, ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। दिख रहा है ना?
पॉसिबिलिटी है ये जो इसका हाइट है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो कई सारे पॉसिबिलिटी हैं, वो डेटा पे डिपेंड करता है। तो अगर पहले वाले कर्व की यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे देखो टेल इसका लेफ्ट साइड में है और ये जो हाइट वाला पोर्शन है वो राइट साइड में है। इसमें स्टार्टिंग में आपको उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा और फिर राइट साइड में इसका आपको टेल दिख रहा होगा। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका स्क्यूनेस का है। अब स्क्यूनेस क्या होती है, पहले इसके मीनिंग को समझो, तब इसके शेप के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली स्क्यूनेस क्या बताता है कि जो डेटा है वो किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्क्यूनेस आपका जो शेप है उसके बारे में बात करता है कि इसका झुकाव या फिर ओरिएंटेशन किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या कहा कि मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं और ये बेल शेप्ड होता है और ये सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, सिमेट्री, बराबर, जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है। जैसे अगर हम पेपर पे ये कर्व ड्रॉ करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और बीच से फोल्ड करें तो दोनों क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो शेप सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इस वजह से इसका शेप आपका बेल शेप में आया है, ठीक है। और यही वजह है कि मीन, मीडियन, मोड भी इक्वल है। लेकिन जब आप बात करते हो स्क्यूनेस की, स्क्यूनेस का मतलब ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझो कि झुकाव, टिल्टिंग किस तरीके से है, जो ओवरऑल का डेटा है, डेटा का झुकाव किस साइड में है, लेफ्ट में है या फिर राइट में है। यानी जो डेटा का घनत्व है, जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन किस तरफ है, बराबर डिवाइडेड है या किसी एक पर्टिकुलर साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा है या फिर राइट साइड में ज़्यादा है। तो जब आप ओवरऑल डेटा को अवलोकन करते हो, इवेलुएट करते हो, तो कभी कभी आपको मिलेगा कि ये डेटा इक्वली या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कभी कभी हो सकता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, एक साइड वो टिल्टेड हो, यानी उसका स्क्यूनेस दूसरे साइड हो। अब दूसरे या लेफ्ट आउट साइड कहीं पे भी हो सकता है। तो स्क्यूनेस बेसिकली एसिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जो स्क्यूनेस है ये बताता है कि बेसिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब स्क्यूनेस आपका डेटा आपका दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर किसी एक तरफ में कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा है। तो डेटा सिमेट्री है या फिर एसिमेट्री है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, स्क्यूनेस से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब से मैं स्क्यूनेस बोले जा रहा हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्यूनेस, ठीक है। तो वेदर द डेटा इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमें पता चलता है किससे, स्क्यूनेस से, ठीक है। तो स्क्यूनेस देखो मीनिंग इसका, स्क्यूनेस इज अ की स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज हाउ डेटा इज स्प्रेड आउट इन अ डेटा सेट, कि डेटा किस तरीके से आपका डेटा सेट में स्प्रेड है, उसका फैलाव किस तरीके से है। तो डेटा आपका जो फैलाव होगा
वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, या फिर सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि डेटा आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये स्क्यूनेस जो आपका कॉन्सेप्ट है उससे हमें पता चलता है। तो डेटा पॉइंट्स स्क्यू टू द लेफ्ट उसको हम कहते हैं निगेटिव स्क्यूनेस, या फिर अगर राइट साइड में स्क्यूड होगा तो हम उसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहेंगे। और बेसिकली जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा का बंद कर देना, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। अगर सिमेट्रिकल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो आपका एनालिसिस होगा, जो आपका आउटकम होगा वो बेहतर आता है। अगर डेटा स्क्यूड है तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम आती है डेटा एनालिसिस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला चीज जो पहला फिगर हमने बनाया है इसमें हमने क्या बताया, मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या है, बराबर है। तो इस केस में अगर हम स्क्यूनेस की बात करें तो क्या स्क्यूनेस है इसमें, क्या झुकाव है किसी एक तरफ में, तो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्री, ठीक है, यानी बराबर। दूसरे वाले फिगर में आ जाओ, ये वाला फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा का कंसंट्रेशन राइट साइड में तुमको ज़्यादा दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेल दिख रहा होगा। टेल यानी इसकी एक तरीके से क्या है, पूंछ है, ठीक है, हाँ वही है। तो अब यहाँ पे डेटा का कंसंट्रेशन राइट साइड में है, तो अब ये निगेटिव स्क्यूनेस होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करना कि जो टेल वाला पार्ट है उसका स्प्रेड कहाँ पे है, लेफ्ट में है तो ये निगेटिव स्क्यूड हो जाएगा, निगेटिवली स्क्यूड। और अगर ये राइट साइड में है तो ये कौन सा स्क्यूनेस होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है ये है निगेटिव स्क्यूनेस और ये वाला है पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेहा, ऋतुराज, आदर्श, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, बताते रहना। तो शेप के बारे में तो हमने बात कर ली, ठीक है, कि पॉजिटिव स्क्यूड के केस में जो आपका डेटा का कंसंट्रेशन होगा वो राइट साइड में है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। डेटा का कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपका इसका टेल मिलेगा, ठीक है। निगेटिव स्क्यूनेस के केस में जो डेटा का कंसंट्रेशन है वो राइट साइड में है और टेल आपका लेफ्ट साइड में दिखेगा। अब इसका मीन, मीडियन, मोड के माध्यम से कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो सिमेट्रिकल डेटा है, मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या है, बराबर, इक्वल है। दूसरा वाला आ जाओ, इस केस में पॉजिटिव स्क्यूनेस वाले पार्ट में पहले हो, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूनेस ये, तो जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो मीन, मीडियन और मोड कहाँ पे होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी। मीन, मीडियन और मोड हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव स्क्यूड डेटा होगा तो मीन मीडियन से ज़्यादा होगा और मीडियन मोड से ज़्यादा होगा। लिख लो, मीन इज मोर देन मीडियन, मीडियन इज मोर देन मोड, ठीक है, ये सिचुएशन अराइज होता है। और जब निगेटिव स्क्यूनेस होगी या फिर लेफ्ट स्क्यूड होगा तो लेफ्ट स्क्यूड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। इस केस में मीन लेस देन मीडियन और मीडियन इज लेस देन मोड।
इसको रिप्रेजेंट कर लेना। ये पहला वाला पार्ट आपका मोड है, दूसरा वाला पार्ट आपका मीडियन है, और ये वाला मेन है। ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले पार्ट में आ जाओ। ये मोड, मीडियन, देख रहे हो ना, मीडियन तुम्हारा बीचों बीच वाली वैल्यू है, बीच में है, और ये हो जाएगा तुम्हारा मीन। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। आ गया? तो अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो डेटा है उसका नेचर किस तरीके से है इन टर्म्स ऑफ स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डेटा है या फिर एसिमेट्रिकल डेटा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर निगेटिवली स्क्यूड है, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, बेल शेप्ड में है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे इसको देखो, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा तो तुम लोग को इसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दूंगा, दोबारा से देख लेना। अगर कहीं पे डाउट होगा तो, फिर भी नहीं समझ में आए तो अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है ऋतुराज? ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस कैसे पता लगाया जाएगा? तो इसको पता लगाने का कई सारा तरीका है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? तो बेसिकली एक विजुअल इंस्पेक्शन है, और दूसरा है आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, कोफिशिएंट यानी कैलकुलेशन के माध्यम से। तो पहला जो तरीका है वो है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब इंस्पेक्ट करना यानी जांच करना, और विजुअल का मतलब जहाँ पे हम डेटा को ग्राफ के माध्यम, हाँ देख सकते हैं, तो ग्राफ हम बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि जो शेप है उसका किस तरीके से, वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो विजुअल में आप क्या करेंगे? हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम जानते हो? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़े हो? तो हिस्टोग्राम जानते हो ना? पक्का सब लोग? बार डायग्राम जानते हो? लाइन ग्राफ जानते हो? तुम लोग को सब नहीं बोल रहे हैं, सब साइंस वाले हो ना? हाँ, बायो। और तुम? कॉमर्स, मैथ। ये तो फिर तो तुम लोग को 12th में पढ़े हो गए। हाँ, तो हिस्टोग्राम डिस्क्रीट सीरीज के केस में बनाया जाता है कि कंटिन्यूअस सीरीज के केस में बनाया जाता है? चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। विजुअल इंस्पेक्शन में आप अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए हिस्टोग्राम बनाते हो, ठीक है, या फिर डेंसिटी प्लॉट डायग्राम बनाते हो, तो उससे आपका विजुअल्स के माध्यम से पता चल जाएगा कि डेटा किस तरफ टिल्टेड है, उसका झुकाव किस तरफ है। बात आ गई समझ में? हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में आपका हिस्टोग्राम बनता है, बाकी डिस्क्रीट सीरीज होगा तो उस केस में आप बार डायग्राम बना सकते हो या फिर बार ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो विजुअल इंस्पेक्शन पहला तरीका है। दूसरा है आप कोफिशिएंट निकालो, वैल्यूज कैलकुलेट करो। किस चीज का? मीन, मीडियन और मोड का। तो अब तुमको समझ में आ गया? मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं हम, उसका वैल्यू देखते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों के केस में
जो वैल्यू होती है मीन मीडियन मोड का, वो रिलेशन कैसा होता है। मीन मीडियन मोड इक्वल होगा तो फिर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल होगा, यानी स्क्यूनेस नहीं होगी। मीन मीडियन मोड अगर डिफरेंट आते हैं, यानी ये वाले पार्ट में अगर मीन मोड और ये वाला इक्वेशन अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर ऐसे रिलेशन आता है तो निगेटिव, दूसरे वाला अगर आता है तो पॉजिटिव। तो एक तरीका ये है। इसके अलावा अलग अलग हमारे पास कैलकुलेट करने के कोफिशिएंट के थ्योरम भी हैं, जैसे पियर्सन्स फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, बाउले का भी स्क्यूनेस का टेस्ट है। तो वो सारे चीज़ों के माध्यम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे नंबर्स के माध्यम से। मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे किया जाता है, कार्ल पियर्सन मेजरमेंट देखेंगे, इसके बाद बाउले मेजर देखेंगे, इसके बाद केली मेजर देखेंगे। 3 मेजर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीनों के माध्यम से देखेंगे कि जो कैलकुलेशन या फिर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, और जो आउटकम आएगा कैलकुलेशन के बाद, जो कोफिशिएंट आएगी, कोफिशिएंट की वैल्यू से हम कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या फिर निगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट आप निकालोगे, वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। कोफिशिएंट कैलकुलेट करो, उससे हम कैलकुलेट करेंगे।